तो गाइस टाइम एंड अगेन आपको ये बोला जाता है कि यार पैसा ही सब कुछ है लाइफ में। अगर पैसा नहीं कमाया तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। जब तक आपकी जेब में कैश है तब तक आपकी ज़िंदगी में ऐश है। यार देखो, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। लेकिन ये आज के हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, उसी के बारे में है। इट इज़ ऑल अबाउट मनी। तो हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग, जिसमें हम मनी के बारे में पढ़ेंगे कि भैया मनी क्या होता है, कैसे आया, उससे पहले क्या था। और जहाँ पर मनी है, देखो मनी की इन्वेंशन से बैंक्स बने, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस बने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बने, तो उसके बारे में जानना भी भैया हमारी ड्यूटी है। तो हमारे चैप्टर का नाम मनी एंड बैंकिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार आज का टॉपिक जैसे आपको पता चल गया होगा मनी एंड बैंकिंग के बारे में, जिसमें हम मनी के बारे में आज जो है पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि यार बैंकिंग क्या होते हैं, कौन से टाइप के बैंक है, किसकी क्या फंक्शंस, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक्सेट्रा। अब आई थिंक ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत वास्ट चैप्टर। अगर आप इसमें पढ़ने जाओ ना तो जनरल नॉलेज एज वेल एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को। लेकिन हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और सिर्फ सीबीएसई की तैयारी के लिए ही पढ़ेंगे या फिर बोर्ड की तैयारी के लिए ही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा पढ़ने जाएंगे तो हमारा दिमाग वहाँ लग जाएगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा रैदर देन हम अपना पढ़ाई का पढ़ें। तो रैदर देन हम इधर उधर के कंसेप्ट को छेड़े, हाँ मैं बीच में मेंशन जरूर करता जाऊंगा, लेकिन हमारा जो टोटल फोकस रहेगा वो बोर्ड्स पे रहेगा। तो मेरी भी एडवाइस आपसे यही रहेगी कि यार डोंट गो फॉर एनी एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है जी, वो आप कभी भी ले सकते हो। लेकिन अगर आप एकेडमिकली या बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हो तो इस चैप्टर को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ना, ठीक है, वरना अदरवाइज बहुत डाउट्स जनरेट होते हैं इसमें। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भैया मनी है क्या। या मनी से पहले मैं एक बात बोल देता हूँ कि यार मनी से पहले हमारे इकॉनमी में क्या चलता था, बार्टर एक्सचेंज चलता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जिसको C2C इकॉनमी भी बोलते थे, बार्टर सिस्टम। C2C विच इज़ कमोडिटी फॉर कमोडिटी, की एक कमोडिटी के बदले दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज होती थी। कि भैया पड़ोसी से दही मांगा तो कटोरी में दही आया, तो हमने भी भैया कुछ मिठाई विठाई डाल के वापस करी है उसे कटोरी। तो आज भी ये देखने में आता है। लेकिन पहले तो क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन होती थी, मनी इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो वो बार्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होती थी। अब बार्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बार्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं एक बार मेंशन जरूर कर दूंगा कि बार्टर में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या हो गया मेरी जान? इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भैया जो हमारे पास सामान पड़ा है, हम वो देना चाहते हैं, उसके बदले दूसरी कमोडिटी एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो हमें कोई एक ऐसा बंदा चाहिए सामने से जो हमारी कमोडिटी लेने को तैयार हो। तो ये पहला कोइंसिडेंस हो गया। और उसके पास वो कमोडिटी होनी चाहिए जो हमें चाहिए, वो दूसरा कोइंसिडेंस हो गया। तभी इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स बोलते थे। और ये बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत ही मुश्किल होता रहा। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, इट वॉज वेरी टफ टू फाइंड सच काइंड ऑफ पर्सन। तो इसीलिए इट वॉज द नीड ऑफ द आवर कि हम मनी इन्वेंट करें। तो मनी बहुत टाइम से इवॉल्व हुआ है, पहले सिल्वर कॉइन्स, देन उसके बाद आपके पेपर करेंसी, प्लास्टिक मनी, ये वो, बट हमने इवोल्यूशन पे नहीं जाना है। बेसिकली मनी क्या होता है? anything which is generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and means of standard of deferred payment. That means कोई भी एक ऐसी चीज जो पब्लिक आपस में या फिर पब्लिक अपॉइंटेड कोई भी सोवरीन आपस में डिसाइड कर ले कि भैया दिस विल बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। अब जब पब्लिक की तो चलती नहीं, पब्लिक डिसाइडेड या पब्लिक अपॉइंटेड सोवरेन, मतलब जिसके पास पावर है उसकी चलती है। तो जो भी पावर वाली जो अथॉरिटी होती है, जब वो बोल देती है कि भैया दिस कैन बी एक्सेप्टेड एज मनी, दिस कैन बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रांजेक्शन, इट इज नोन एज मनी। तो एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इज कॉल्ड मनी। अब मनी में क्या क्या आ जाता है? मनी में आ जाते हैं आपके कॉइन्स, मनी में आ जाती हैं आपकी करेंसी नोट्स, मनी में आ जाते हैं आपके चेक्स एक्सेट्रा, यूज टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। तो मनी में कॉइन्स, करेंसी नोट्स, चेक्स एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है,
ठीक है। अब मनी भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से, डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ले लेता है, लेकिन हम एक जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं विच इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इतनी सी बात याद रखना। तो मनी क्या है? मनी कोई भी कमोडिटी हो सकती है जो कॉमन कंसेंट से चूज कर ली जाती है सो दैट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इजीली हो सकें, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली मनी, देखो बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से मनी इन्वेंट हुआ था। अब बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? बार्टर सिस्टम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। भैया बंदा ढूंढना पड़ता था, तो हम एक ऐसी चीज ले आए जो हर कोई एक्सेप्ट करने को तैयार है, फिर तो टेंशन ही खत्म हो गई ना, सिंपल सी बात है। तो ये इसीलिए मनी इन्वेंट हुआ था, और मनी की ये जनरल डेफिनेशन भी यही होती है, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब इसमें हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी के, मनी क्या काम करता है। तो सबसे पहली बात तो यार दो पार्ट्स में इसके फंक्शंस डिवाइड होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन, जिनको डेरिवेटिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या हो गया आपका? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या हो गया? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कि जिसके बदले में आप सामान खरीद सकते हो बहुत इजीली, और कोई मना नहीं करेगा इसको एक्सेप्ट करने से। तो राजाओं महाराजाओं के टाइम पे मुद्राएं होती थी, मुद्राएं बोलते थे भैया, वो ऐसे बोलते थे यार किसी ने राजा की हेल्प करी तो इसको 100 मुद्राएं गिफ्ट करो, ये करो, चांदी की, सोने की, एक्सेट्रा। फिर धीरे धीरे पेपर में कन्वर्ट हुआ, देन उसके बाद प्लास्टिक मनी, कार्ड्स एंड ऑल, अब डिजिटल मनी, ई मनी एक्सेट्रा। तो विद टाइम इवॉल्व हुआ, लेकिन अल्टीमेटली जब भी मनी जैसा भी फॉर्म में आया, उसका मेन पर्पस यही था कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज होगा, because of high cost of people would have to incur for looking suitable persons to exchange their surpluses। क्योंकि बार्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? पैसा बड़ा लगता था यार, कैसे बंदा ढूंढना है भैया, जगह जगह घूमोगे, ठीक है जी, तो ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, पैसा लगेगा, प्लस टाइम इज मनी बोलते थे, तो टाइम भी बड़ा लगता था, इस वजह से। दूसरा इसका फंक्शन हो जाता है फंक्शन ऑफ मनी का, विच इज मेजर ऑफ वैल्यू। क्या होता है? मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज कॉमन डिनोमिनेशन। क्या होता है? कॉमन डिनोमिनेशन। The value of all goods and services can be expressed in monetary units। देखो अब आप कहीं पर भी जाते हो, आप देखते हो रुपीस, इंडिया में कहीं पर भी रुपीस में प्राइस लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका मतलब रुपीस में लिखा होता है, तो ये कितना ज़्यादा इजी हो गया। अब यही अगर बार्टर सिस्टम में देखो, देयर वॉज नो मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब आप किस में तोलोगे। जैसे अगर मेरे पास आटा है और वो 1 kg आटा है, और सामने वाले के पास 1 kg राइस है, चलो ऐसे में एक्सचेंज कर लिया हमने। अब फिर मैंने आटा मतलब गेहूं उगाया, आटे को पीस के, गेहूं को पीस के आटा बनाया, तो आटा मेरे पास फिर 1 kg आया, लेकिन सामने वाले के पास अब 1 kg राइस नहीं है, 1 kg दाल है, तो क्या 1 kg के बदले 1 kg होता रहेगा? चलो ये तो kg हो गया। अब अगर दूध वाला है तो उसके बाद तो लीटर में होगा। तो कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं थी मेरे पास जिसमें मैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर सकूं। मनी के इन्वेंट होने से चलो वो भी स्यापा जो है खत्म हो गया, वो भी टेंशन हमारे सिर से हट गई कि भैया मेजर ऑफ वैल्यू भी हमें मिल गया, कॉमन डिनोमिनेशन मिल गई, जिससे हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यूएशन बहुत इजीली कर सकते हैं, सो दैट सामने वाले को पता चल जाए अच्छा ये खरीदना इतना पैसा देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ये तो हो गया भैया प्राइमरी फंक्शन। मूविंग ऑन टू सेकेंडरी फंक्शन, जिनको डेरिवेटिव फंक्शन भी बोला जाता है। तो इसमें पहला हो गया आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है लेट, कि अभी आपने ट्रांजैक्शन कर ली, उसकी पेमेंट बाद में करेंगे, दैट मीन्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो मनी की इन्वेंशन से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इजीली पॉसिबल हो पाई, और इसी वजह से आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ताकि लोन दे सके, बैंक्स जो है वो ऑपरेशन में आए, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे बैंक्स नहीं होते थे, ठीक है। तो ये कैसे, अब बार्टर एक्सचेंज के टाइम पे देखें, अब सपोज करो मैंने 1 किलो चावल उगाए थे, ठीक है, और सामने वाले से मैंने ट्रेड कर रखा था, पहले ही बात कर रही थी भाई मेरे चावल उग रहे हैं, तो अपना 1 लीटर दूध लेकर मेरे को दे दियो, मैं 1 किलो चावल दे दूंगा। लेकिन दिक्कत जो है मेरी चावल खराब हो गए, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई यार दे दे यार, अभी मैं तेरे को बाद में जब मेरी अगली फसल उगेगी तो ठीक है। अब ऐसे में 2 इशू आ जाते हैं। दूसरी बात ये कि भैया एक तो लेट पेमेंट कर रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा देगा, कितना एक्स्ट्रा देगा एक्सेट्रा। दूसरा ये आ जाता है कि वो सेम क्वालिटी का हो ना हो, डिटीरियोरेटेड क्वालिटी का हो, और क्या गारंटी हो दूसरी फसल में भी ठीक आएगा या खराब आएगा। तो बार्टर में अगेन डेफर्ड पेमेंट की जो ट्रांजैक्शंस होती थी वो अगेन पॉसिबल नहीं होती थी, या होती भी तो थी तो बड़ी डिफिकल्टीज आती थी। मनी की इन्वेंशन से वो और ईजी हो गया। देन उसके बाद जो आपका लास्ट फंक्शन आया था सेकेंडरी फंक्शन में, वो आ जाता है स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या आ जाता है? स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको एसेट फंक्शन भी बोलते हैं। दैट मीन्स कि मनी को स्टोर करना इजीली मतलब पॉसिबल है। जेब में 2000 5000 आजकल तो ऐसे मतलब इजीली ले जाते हैं, क्या बोले आपको,
ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बार्टर में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब किसी के पास सपोज करो किसी ने सब्जियां ग्रो करी हैं, अब एक साथ तो सारी बेच नहीं देगा, तो उसको स्टोर करके भी रखनी है, तो उसको प्रॉपर कोल्ड रूम में स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तो वो प्रॉब्लम बाहर रखेंगे खराब हो जाएगी। ठीक है, जिसी वजह से फार्मर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है ना, जिस वजह से वो इतना रो रहे थे। ठीक है कि भैया ये आपने मंडी वाला सिस्टम लेकर आओ, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो मनी की इन्वेंशन से ये जो एसेट फंक्शन था या फिर स्टोर वैल्यू में इसको बोलूं, ये भी इजीली पॉसिबल हो गया, क्योंकि मनी को आप इजीली स्टोर कर रख सकते हैं, उसकी वैल्यू भी कम नहीं होती बेटा। मतलब टेक्निकली कम होती है, उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, बट उसकी फेस वैल्यू कम नहीं होती है। जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर सामान को रखूंगा तो उसकी विद फ्यूचर जो है उसकी वैल्यू डिटीरियोरेट हो जाएगी, खासकर पेरिशेबल गुड्स की। लेकिन मनी तो वैसा ही रहेगा ना, 100 का नोट एकदम मतलब करारा अभी एटीएम से निकाला हुआ रखूंगा मैं अपने लॉकर में, और 2 साल बाद निकालूं तो वैसे का वैसा ही मिलेगा ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि वो अपने आप क्रश्ड हो जाएगा या कुछ ऐसा वो हो जाएगा एक्सेट्रा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था। तो मनी के आपके ये 4 फंक्शन है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी एंड एक सेकेंडरी। ठीक है, अब मनी से बात याद आती है कि यार आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है एडुकेप्टन पे, फ्री की नॉलेज मिल रही है, फ्री की आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो रही है, और बच्चे इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं। बताओ यार, मतलब मुफ्त की चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाना, तो ये तो मतलब बहुत ही गलत बात हो गई ये चीज़। तो भैया ये आपका सिलेबस है, एडुकेप्टन पे एकेडमिक वीडियोस चल रही हैं टाइम टू टाइम, ताकि बोर्ड्स की तैयारी हो जाए। और आप वीडियोस में यू कैन सी द डिटर्मिनेशन ऑफ द फैकल्टी। ऑल्सो भैया ऐप भी आप लोगों के लिए निकाला हमने। ठीक है जी, मतलब ऐप तो पहले भी था, लेकिन इस बार ही हमने टोटली फ्री कर दिया कि आप जाओ, आपको प्रॉपर फोल्डर्स बने दिखेंगे, आपको उसमें नोट्स मिलेंगे, आपको डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे। तो मतलब इससे ज़्यादा तो अ स्टूडेंट कैन नॉट आस्क। मतलब आई डोंट थिंक, भैया एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो मैं अपने आप से जब अपने टाइम पे जब मैं देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया फैसिलिटी आप लोगों को मिल सकती है। मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा ही आएगा, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का मतलब होता है कि कितना अवेलेबल है इकोनॉमी में या कितना जा सकता है। ठीक है, सेल्स नहीं होता, सप्लाई। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में डेफिनेशन पढ़ी होगी। अगर इसी के आगे हम मनी जोड़ दें तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, या फिर मैं इसको दूसरे सेंस में बोलूं कि इकोनॉमी में अभी कितना पैसा रिवॉल्व कर रहा है, कितना पैसा घूम रहा है, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। अब ये जस्ट बिकॉज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, और पब्लिक का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पब्लिक का मतलब बोथ मनी यूजिंग सेक्टर, और पब्लिक का मतलब होता है बोथ द हाउस होल्ड्स एज वेल एज फर्म, ओनली द मनी यूजिंग सेक्टर, नॉट मनी क्रिएटिंग सेक्टर। यहाँ पर हम गवर्नमेंट या बैंकिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, इवन तो वो भी पैसे का यूज करते हैं, लेकिन वो मनी क्रिएटिंग सेक्टर है। गवर्नमेंट ही तो, गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही तो आरबीआई जो है करेंसी प्रिंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पब्लिक में हाउस होल्ड्स एज वेल एज फर्म्स की बात कर रहे हैं, दैट इज मनी यूजिंग सेक्टर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मनी सप्लाई क्या हो गया? इन शॉर्ट, कितना पैसा जो है अभी इकोनॉमी में घूम रहा है। ठीक है, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इन रिलेशन टू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ठीक है, और इन रिलेशन टू फिस्कल डेफिसिट्स एक्सेट्रा। अभी आपके सारे लिंक बैठेंगे, ध्यान से समझना। अब हम मनी सप्लाई को मेजर कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मेजर मनी सप्लाई? तो बेसिकली 4 मेथड निकालेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए M1 सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिकल आया तो बाकी भी इंपॉर्टेंट है इक्वली, लेकिन M1 सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो M1 में बेसिकली आपकी 2 चीजें आ जाती हैं। एक हो गया करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है, एंड दूसरा हो गया डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, एंड दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। मतलब लोगों की जेब में, उनके घरों में, दीवारों में डाल रखा है, सोफों में डाल रखा है, ठीक है जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सब तो आ ही जाता है। साथ में उन्होंने
बैंक में कितना डिपॉजिट कराया। अब बैंक में भी दो टाइप की मेन डिपॉजिट होती है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। लेकिन यहाँ पर हम जो है सिर्फ डिमांड डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट किसको कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट होता है जब बंदा चाहे अपनी मर्जी से निकाल सकता है, उसको बैंक की परमिशन की जरूरत नहीं है, जिसमें आपके दो टाइप के अकाउंट आ जाते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? टाइम डिपॉजिट हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। अब फिक्स डिपॉजिट आप अपनी मर्जी से निकाल सकते हैं, आपको पहले बैंक से एफडी तुड़वानी पड़ती है, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, तो ये सारे आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते। दैट इज वाई हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं हमारे मनी सप्लाई के मेजर में। तो M1 में हम सिर्फ कॉइन्स एंड करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक, इसको मोस्ट लिक्विड मेथड बोला जाता है, क्योंकि ये पैसे की फॉर्म में एक्चुअल और जब चाहे आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आता है करेंसी विद पब्लिक की बात हो रही है, नॉट गवर्नमेंट एंड बैंक्स। करेंसी मनी इज ऑल्सो कॉल्ड फिएट मनी, ये डेफिनेशन आ जाती है, याद रखना। फिएट मनी क्या होता है? फिएट होता है, फिएट बेसिकली ऑर्डर को बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिएट? फिएट का मतलब होता है ऑर्डर। तो हमने क्या बोला था, मनी क्या होता है? जो पब्लिक आपस में, अब पब्लिक खुद तो डिसाइड करेगी नहीं भैया, ऐसे वेराइटी ऑफ लोग हैं, लड़ाइयाँ हो जाएंगी ऐसे तो पब्लिक ने अपने सॉवरेन डिसाइड करे हो, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करी हुई है। तो जो भी गवर्नमेंट, जिसके पास भी पावर एक्चुअली में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट जिसको बोल दे अपने ऑर्डर में कि दिस विल एक्ट एज मनी, वो मनी बन जाएगा, तो वो फिएट मनी होता है, जिसको आप लीगल टेंडर भी दूसरे सेंस में बोल सकते हो, ठीक है जी। आप लीगल टेंडर भी दूसरे सेंस में बोल सकते हो, मतलब नो वन कैन रिजेक्ट दैट फॉर्म ऑफ मनी फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ये बात याद रखना। अगर कोई मना करता है तो आप प्रॉपर उस पर केस भी कर सकते हो, ठीक है। तो मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट्स, तो सारे डेट्स के लिए वो एक्सेप्टेबल होता है। अब आता है डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट्स विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स। अब बात हुई, आपको चेकबुक करंट अकाउंट में मिलती है, आपको सेविंग्स अकाउंट में, दोनों में मिलती है। एट एनी टाइम बाय द अकाउंट होल्डर्स। ओनली डिमांड डिपॉजिट्स एंड नॉट टर्म डिपॉजिट लाइक एफडी और ऑल्सो इंटरबैंक डिपॉजिट्स आर इंक्लूडेड। तो एफडी हम इंक्लूड नहीं करते, साथ में अगर इंटरबैंक डिपॉजिट है, मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करा रखा है, तो वो भी इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो पब्लिक का पैसा नहीं, वो बैंक का दूसरे बैंक में पैसा है, दैट से हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, मनी क्रिएटिंग सेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक और डेफिनेशन होती है जिसको हम बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है, ध्यान से समझना। हाई पावर्ड बेसिकली जिसके पास पावर है, जब वो मनी प्रोड्यूस करता है तो उसको बोलते हैं हाई पावर्ड मनी। तो आप अपने जितने भी करेंसी नोट्स देखोगे उस पे आपको दिखेगा कि यार उस पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। किसके सिग्नेचर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो ये बता रहे हैं कि हम बैकिंग दे रहे हैं इस पैसे पे, इस पैसे के ऊपर हमने अपनी बैकिंग दे दी है, ठीक है। कोई मना नहीं कर सकता। अगर 10 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा होता है आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, उसके ऊपर स्टेटमेंट लिखी होती है आई ओ टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट, या ओ का या प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट अ सम ऑफ ₹10। अगर 10 का नोट है, ऐसे 100 का है, 500 का है, 50 का है, जितने का भी है, ठीक है। तो हाई पावर्ड मनी क्या हो गया? मनी विच इज प्रोड्यूस बाय आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ठीक है। आरबीआई जो है सारी करेंसी बनाता है, जो 1 रुपए के ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं, और सिक्के एंड 1 रुपए के नोट जो है वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट बनाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वैसे तो ऐसा जिसके ऊपर कोई इतना ज़्यादा वो आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? फिएट मनी देखा हमने, ठीक है। फिएट मनी क्या हो गया? जो ऑर्डर होता है। अब वो बैकिंग वैकिंग दे रखी है ना उन्होंने प्रॉपर किसी भी करेंसी नोट पे, है तो एक कागज ही ना, लेकिन फिर भी लोग उसको पैसे की वैल्यू में क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हाई पावर ने किसी ने गारंटी दे रखी है। तो हाई पावर्ड मनी बना भी वही रहे हैं और बैकिंग भी वही दे रहे हैं, मतलब करेंसी नोट भी वही छाप रहे हैं, नहीं कहीं और से बन के आ रहे हैं, छाप भी वही रहे हैं, ठीक है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन हाई पावर्ड मनी एंड मनी, अब मनी एंड हाई पावर्ड मनी में अगर हम डिफरेंस देखें तो हाई पावर्ड मनी में डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड नहीं होती हैं और मनी में डिमांड डिपॉजिट्स। अब देखो मनी M1 अगर आप देखो, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। हाई पावर्ड मनी क्या बोल रहा है? जो मनी प्रोड्यूस करता है गवर्नमेंट एंड आरबीआई। तो डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? मनी की फॉर्म में ही है, लेकिन क्या वो आरबीआई या गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है? नहीं, वो लोग ही प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो बैंक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसलिए हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन में कभी भी आपके
डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स नहीं आते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और दोनों में कॉमन क्या है, करेंसी हेल्ड विद पब्लिक। तो मनी में बेसिकली दो चीजें आ गई, एक तो पब्लिक वाला पैसा आ गया एंड दूसरा आ गया डीडी। डीडी इज डिमांड डिपॉजिट। एंड हाई पावर्ड मनी में सिर्फ आपका पब्लिक वाला पैसा आ गया जो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, हाई पावर्ड मनी में कैश रिजर्व जरूर इंक्लूड होते हैं जो बैंक्स के पास होते हैं, मतलब वो सारे कैश रिजर्व्स को इंक्लूड कर रहा है, वो डीडी को इंक्लूड नहीं कर रहा। मतलब डीडी एज इन वो सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है। वो सारे कैश रिजर्व, भले ही वो एफडी हो, भले ही वो दूसरे बैंक का हो, क्योंकि रिजर्व डिपॉजिट्स कैसे बनते हैं, पैसा डालने से बनते हैं, ठीक है। और वो पैसा किसने बनाया होगा, गवर्नमेंट या आरबीआई ने। तो मनी में पब्लिक एंड सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स आते हैं। हाई पावर्ड मनी में पब्लिक का तो पैसा आता ही है, साथ में जितने भी टाइप के रिजर्व बैंक के पास पड़े हुए हैं वो सारे आ जाते हैं, भले ही वो गवर्नमेंट का हो, भले ही वो किसी का भी हो। तो मनी की डेफिनेशन में मनी क्रिएटिंग सेक्टर को हम एक्सक्लूड कर रहे थे, हाई पावर्ड मनी में वो चीज़ इंक्लूड नहीं हो रही है, उसमें सारे कैश रिजर्व्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, बट अगेन इस पे भी क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बस डेफिनेशन आ जाती है मैक्स टू मैक्स हाई पावर्ड मनी क्या होता है। मूविंग ऑन टू अदर मेजर्स, ठीक है, जो हमारे मनी सप्लाई के लिए हैं। एक हो गया आपका M2 विच इज M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ठीक है। अब M1 के तो सारे एलिमेंट्स आ गए, मतलब M1 का वो पब्लिक वाला भी आ गया, ठीक है, साथ में आपका DD वाला भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स, और तीसरा एक और आ जाता है जिससे M2 बन जाता है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। अब आपको ये अच्छे से पता होगा या नहीं पता तो आपको बता दें, तो आप चाहे तो अपना सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो, ये बात याद रखना, पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हो, पोस्ट ऑफिस में भी एफडी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट ओपन होता है। लेकिन हमने उसको M1 में इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का जो अमाउंट होता है या जो वो सेविंग डिपॉजिट होती है वो चेकेबल नहीं होती, मतलब वो डिमांड डिपॉजिट नहीं कहलाती। क्यों, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई चेकबुक इशू नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमने उसको डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन में हम टेक्निकली उसे नहीं डाल सकते, उसे अलग से काउंट करना पड़ता है। और अगर आप देखोगे वो इतना लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, तो इसलिए वो M1 में ना आकर M2 वाले मेजर में आया, ठीक है। तो M2 में ये होता है। तो अगेन आपको एलिमेंट्स पता होने चाहिए, बट वो भी इतना नहीं आता, बस इतना पता होना चाहिए मोस्ट लिक्विड कौन सा है। तो M1 इज द मोस्ट लिक्विड, ठीक है। अब आते हैं M3 पे। M3 में भी अगेन M1 के सारे एलिमेंट्स हैं, सारे, लेकिन इसमें नेट टाइम डिपॉजिट भी आ जाते हैं। अब उसमें हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट करे थे, अगर आपको याद होगा अच्छे से, M1 में हमने सिर्फ डिमांड डिपॉजिट करे थे, लेकिन अब हम हमारे M3 में डिमांड डिपॉजिट के साथ टाइम डिपॉजिट भी कर रहे हैं। टाइम डिपॉजिट कौन से होते हैं, FD, RD, फिक्स डिपॉजिट, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रख दिया, RD रेकरिंग डिपॉजिट, हर महीने या एनुअल या फिर एनुइटी बेसिस पे आप पैसा डालते रहते हो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, वो RD हो जाता है। तो इसमें हमने टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं M4 पे, जो सबसे ज़्यादा वाइड होता है, सबसे ज़्यादा वाइड, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो M3 के सारे आ गए, मतलब पब्लिक के भी आ गया, डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, नेट टाइम डिपॉजिट भी आ गया, साथ में M2 का जो एक्स्ट्रा एलिमेंट था ना, वो डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, लेकिन इसमें उसमें सिर्फ सेविंग था, इसमें टोटल हो गया। मतलब इसमें जो FD आप पोस्ट ऑफिस की कराते हो, पोस्ट ऑफिस में जाके करवाते हो, तो वो वाला भी आ जाएगा उसमें। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करते हो वो भी आ जाएगा, एक्सक्लूडिंग NSC। NSC क्या होता है, NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। क्या होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मतलब गवर्नमेंट ऐसी डिफरेंट स्कीम्स जो है वो निकालती रहती है पोस्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है, जिससे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं। वो कृषि कल्याण हो गया, वो बेटी बचाओ के अंदर कोई पर्टिकुलर स्कीम निकाल दी, एक्सेट्रा टाइप, तो वो सारे होते हैं। तो वो सब इंक्लूड इसमें नहीं होता, उसके अलावा सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें, क्योंकि वो पैसा तो आप यूज़ नहीं कर सकते ना, तो गवर्नमेंट को दे दिया आपने, वो फिर कभी जाके आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो M1 हमारा मोस्ट लिक्विड था, उसमें सबसे, मतलब अगर हम देखें, लिक्विड का मतलब होता है जो कैश की फॉर्म में होता है या इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, तो वो तो कैश की फॉर्म में ही है विद पब्लिक। या फिर अगर मैं डिमांड डिपॉजिट भी देखूं तो वो भी कैश की फॉर्म में ही है, मतलब ATM से जब चाहो निकाल लो, ऑनलाइन ट्रांसफर्स हो जाते हैं एक्सेट्रा। और M4 जो है लीस्ट लिक्विड है इसमें, क्योंकि FD ऑफ पोस्ट ऑफिस, FD ऑफ
आपके बैंक्स, मतलब सारे टाइम डिपॉजिट्स भी आ जाते हैं, और वो मोस्ट लिक्विड बनता है क्योंकि एफडी इतनी लिक्विड नहीं मानी जाती है, इतनी जल्दी आप पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम देखें M3 जो है वो वाइडली यूज्ड है, मतलब जो इकोनॉमी जो गवर्नमेंट्स यूज़ करती है वो M3 मेथड है, जिसको आप एग्रीगेट मॉनिटरी रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद M1 एंड M2 आर नैरो, वेयर एज M3 एंड M4 आर ब्रॉड। ये हमें क्लियरली दिख रहा है उनके एलिमेंट से, नंबर ऑफ एलिमेंट जो इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट था मनी सप्लाई का, जिससे एक क्वेश्चन तो 100% आता है मनी सप्लाई पे या मनी के फंक्शंस पे। अब जो हमारा मेन इस चैप्टर में है वो है बैंकिंग। वो क्या है आपका बैंकिंग सिस्टम। तो हम थोड़ा सा आज वी विल स्क्रैच द सरफेस, ठीक है, बैंकिंग के बारे में, और देन फिर हम आगे सब्सीक्वेंट क्लासेस में करेंगे। इतनी भी जल्दी हमें नहीं भगाना है इस चैप्टर को, क्योंकि कई बच्चे ये गलती करते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं बहुत छोटा चैप्टर समझ के, लेकिन मेन उनका जैसे रह जाता है हाई पावर्ड मनी की डेफिनेशन हो गई कि जो मनी गवर्नमेंट या फिर RBI जो है वो इशू करती है, ठीक है। फिएट मनी हो गया, जो मनी ऑर्डर पे मनी बोला जाता है, जो गवर्नमेंट ऑर्डर दे देती है कि भैया ये तो मनी होगा, तो ये सब चीज़ें वो मिस कर देते हैं। तो इसीलिए हाई पावर्ड मनी और मनी में डिफरेंस, कि मनी में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स और करेंसी विद पब्लिक आता है, और हाई पावर्ड मनी में करेंसी विद पब्लिक एंड कैश रिजर्व्स विद बैंक्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें वो मिस कर देते हैं, तो मेक श्योर अच्छे से तैयारी करें। तो हम पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में। अब बैंक क्या होता है? बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसके दो मेजर रोल होते हैं, जो सबसे पहले आया था। एक कि भैया लोगों का हम पैसा जो सेव उन्होंने कर रखा है वो अपने पास रखवा लेंगे, डिपॉजिट। अब ऐसे बोलने पे तो वो आएंगे नहीं हमारे पास, भैया हमारे पास पैसा रखवा दो। वो कैसे आएंगे? जब हम उन्हें कुछ लालच देंगे। लालच में हम उन्हें क्या देंगे? हम लालच में बोलेंगे भैया आपको आपके पैसे पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो लोगों को लगेगा हाँ यार मेरा पैसा घर बैठे तो कुछ भी नहीं हो रहा, बैंक में जा रहा तो कुछ तो रिटर्न आ रहा है। और फिर हम क्या करेंगे? हम उसी पैसे को आगे लोन दे देंगे, क्योंकि कुछ लोगों को पैसों की ज़रूरत भी होती है, और वो हम जो जिस रेट पे देंगे उसको बोलते हैं लेंडिंग रेट, और जिस रेट पे उनसे पैसा लेंगे, डिपॉजिट लेंगे, उसको बोलते हैं बोरोइंग रेट। और इसका जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट, जो बैंकिंग टर्म्स में जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेड, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो कमर्शियल बैंक इधर वैसे बड़े टाइप के बैंक्स होते हैं, लेकिन हमने सब पे नहीं जाना, हमने सिर्फ कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ना है। तो कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो तरीके से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी है, मतलब ये बीच के बंदे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, एक का पैसा दूसरे को दे रहे हैं अपना प्रॉफिट रख के। तो इंटरमीडिएरी एक बीच में ब्रोकर टाइप हो गए, ठीक है। उसके बाद बोरोइंग रेट क्या हो गया? रेट एट विच द बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। लेंडिंग रेट क्या हो गया? रेट एट विच बैंक्स गिव लोन। तो बैंक जिस रेट पे लोन देता है उसको लेंडिंग रेट, जिस पे वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उसको बोरोइंग रेट, और जो उनका प्रॉफिट हो गया उसको स्प्रेड बोलते हैं। डिफरेंस 5% पे डिपॉजिट लेकर 10% पे लोन दे देंगे, तो 5% जो हो गया वो उनका प्रॉफिट हो गया, 10 माइनस 5%। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में दो मैंने आपको बताई दिए, जिनको आप प्राइमरी फंक्शंस के नाम से भी जान सकते हो। तो वो क्या होते हैं? एक होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। डिपॉजिट में मेजर जो होती हैं वो होती हैं करंट, फिक्स्ड एंड सेविंग। करंट जो होता है वो नॉर्मली बिजनेसेस के लिए होता है, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, इस पे नो इंटरेस्ट इज गिवन। इनफैक्ट बैंक चार्जेस काट लिए जाते हैं क्योंकि इतनी सारी सर्विसेज दिए जाती है, और बैंक इनका पैसा देखा जाए तो टेक्निकली यूज नहीं कर सकता फॉर ग्रांटिंग लोन। क्यों? क्योंकि भैया इनका तो डेली की इतनी ट्रांजैक्शन होती है, पेमेंट की भी और डिपॉजिट की भी, ठीक है। तो ऐसे में बैंक के पास कुछ पैसा बचता ही नहीं है इनकी तरफ से जो आगे एज अ लोन दे सके, और डेली का ही जाना होता है इनका। बैंक को तो वो लोग चाहिए जो एक बार पैसा जमा करा के भूल जाए, भैया भूल जाओ ऐसा कुछ था, ठीक है, ताकि वो आगे लंबे टाइम के लिए लोन दे सके ना यार। तो इसीलिए करंट डिपॉजिट पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इनफैक्ट बैंक चार्जेस काट लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट पे हाईएस्ट इंटरेस्ट होता है एज कंपेयर टू अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। हालांकि इनकी भी आज की डेट में वैल्यू नहीं रहेगी है। जितने भी हमारे ये फाइनेंस एक्सपर्ट्स थे उन सब ने एफडी को इतना बेइज्जत करा है, मतलब ये फील हुआ है एफडी की बेइज्जती कहाँ पर, मुझे नहीं, आपके घर में दादाओं को, नानाओं को, उनको, या फिर पापा को भी इनफैक्ट, ठीक है, जो एफडी पे भरोसा रखते थे। भैया कुछ भी अगर उनका 100 रुपये भी बचते बोलते थे एफडी करा लो,
तो जब जब किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट ने बेइज्जती करी है ना एफडी की, भैया एफडी में कुछ नहीं है, पैसा बर्बाद है, वेस्ट हो रहा है पैसा, ये वो, तो वहाँ पर दुख होता था उनको। ठीक है, तो जोक्स अपार्ट, एफडी में टेक्निकली बाकी अकाउंट से हाईएस्ट इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये नॉन चेकेबल होता है, इसके अगेंस्ट कोई चेकबुक नहीं होती है। अगर आपको एफडी से पैसा छुड़वाना है तो आपको प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, और आपके इंटरेस्ट का लॉस होता है। और बैंक इस पे हाईएस्ट इंटरेस्ट क्यों देता है? क्योंकि भैया बैंक को ये मतलब फिक्स हो गया ना कि यार 1-2 साल तक तो बंदा पैसा मांगने आएगा ही नहीं अगर वो एफडी करा रहा है, क्योंकि इतने टाइम की तो होती है मिनिमम, तो फिर वो अच्छे से बिना टेंशन के लोन दे सकते हैं आगे। सेविंग डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है लेकिन कम होता है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगेन सेविंग पे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू करंट, बट उनकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी वैसा मांगने आ सकते हैं क्योंकि ये चेकेबल है, डिमांड डिपॉजिट्स है, तो इसलिए हाईएस्ट इंटरेस्ट किस पे होता है? एफडी पे। अच्छा, ये तो एक फंक्शन हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जहाँ पर आप पैसा एक्सेप्ट करता है बैंक। दूसरा हो गया एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। क्या हो गया? एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स में क्या हो गया? अब पैसा ले रहे हैं तो रख के थोड़ा ना बैठेंगे, लॉस पे थोड़ा ना चलना है, आगे एज अ लोन भी तो देने हैं ना उन्होंने। अब वो लोन कितने टाइप के हो सकते हैं? वो लोन आपके कैश क्रेडिट के फॉर्म में, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके अलावा एजुकेशन लोन का, तो इतने सारे हैं, हमने इनकी डीप में नहीं डाला, ठीक है। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक तभी कहलाता है या वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन तभी बनता है जब वो दो ये मेन फंक्शन करता है, एक वो चेकेबल डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है और दूसरा एडवांसिंग लोन। तो आप कितने सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखते हो जैसे म्यूथूट फाइनेंस और ये सब, वो डिपॉजिट ले लेते हैं लेकिन वो चेकेबल डिपॉजिट नहीं दे सकते, पहले उनको लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए। इसीलिए हम पोस्ट ऑफिस को भी बैंक नहीं बोलते, इवन दो वो डिपॉजिट लेकर लोन भी दे देते हैं। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो चेकबुक इशू नहीं कर सकते, इसीलिए उनको बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं बोला जाता, ठीक है। और बैंक्स के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी हैं जो विद टाइम आजकल देखो इवॉल्व होते जा रहे हैं। जैसे एक हो गया डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जितने भी अकाउंट्स वाले बच्चे हैं उनको अच्छे से पता होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली। अब देखो एक बहुत छोटे एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि यार जैसे सपोज करो मुझे मैंने किसी को सामान बेचा उधार पे, अब वो मुझे ना लटकाई जा रहा था बंदा, भाई दे दूंगा यार, मैं भागूंगा, भाई पे भरोसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, फलाना ढिमकाना एक्सेट्रा, तो नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मैंने उसको बोला भाई तू मेरे को ना, मैं तेरे को कंडीशन लिख के दे रहा हूँ एक पेपर पे, ठीक है, और प्रॉपर रजिस्टर्ड पेपर होगा और तू उस पर अपने साइन कर दे, तू एक्सेप्ट कर ले कि भाई 3 महीने बाद विद इंटरेस्ट तू मुझे पैसे दे देगा एक्सेट्रा। तो ये एक तरीके से रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बन गई कि हाँ भाई मैंने इसके पैसे देने हैं, ड्यू है और मैं दे दूंगा इतने टाइम पे, ठीक है। तो ये अब एक इंस्ट्रूमेंट है ना, अब इसका मेरे को फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं एज इट इज़ चाहे तो किसी को ये इंस्ट्रूमेंट दे सकता हूँ अगर मुझे किसी को पेमेंट करनी है, ठीक है। मैं चाहे तो वेट भी कर सकता हूँ, जब वो टाइम पीरियड खत्म होगा मैं उसी से पैसा मांग लूँगा। मैं चाहे तो बैंक में भी दे सकता हूँ, बैंक मुझे पैसा दे देगा उसके बदले और बैंक खुद जाकर कलेक्ट कर लेगा जब वो टाइम आएगा, वो जब टाइम एक्सपायर हो जाएगा जो बिल पे लिखा हुआ है। जस्ट लाइक आपका सपोज करो आप शॉपिंग करने गए और मॉल के पास चेंज नहीं था या जिस भी स्टोर पे गए उसके पास चेंज नहीं था, उसने अपना कूपन दे दिया ऐसा टाइप। अब वो कूपन आप एज इट इज़ किसी को दे सकते हो, अमेजॉन गिफ्ट कार्ड जैसे होता है, या फिर आप खुद उसको वेट करके एनकैश करवा लेना अगले दिन जाकर जब उनके पास चेंज आ जाएगा, ठीक है। या फिर बैंक एक ऐसा ऑप्शन देता है, वैसे कूपन की तो नहीं लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा ऑप्शन देता है, बैंक कहता है तू तेरे को पैसों की जरूरत है अर्जेंट, कोई नहीं तू मेरे पास आ जा अपना बिल लेकर, मैं तुझे पैसे दे देता हूँ लेकिन कुछ काट के दूंगा और मैं वेट कर लूँगा तेरे बिहाफ पे और मैं पेमेंट कलेक्ट कर लूँगा पूरी। तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। एक होती है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। ये क्या होती है आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट अगेन अकाउंट्स वालों को पता होगा, ठीक है, कि जितने भी करंट अकाउंट होल्डर्स हैं उनको ये ऑफर प्रोवाइड करवाया जाता है। सारे नहीं, जिनके साथ रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है, क्योंकि यार करंट अकाउंट होल्डर्स बिजनेसेस का खुलता है और उनका ना क्या सीन चलता है कि वो आगे चेक इशू कर देते हैं ऑन दी अजम्पशन कि मेरे पास जो चेक आया वो क्लियर हो जाएगा। अब ऐसे में जो मेरे पास चेक आया था वो अगर क्लियर नहीं हुआ तो मेरी भी पेमेंट आगे जो है डिसऑनर हो जाएगा, मेरा भी चेक बाउंस हो जाएगा, तो मेरी बिजनेस की रेपुटेशन को हिट करेगा। तो ऐसे में बैंक ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रखी है कि भैया टेंशन मत ले, तू ओवरड्राफ्ट निकाल सकता है, हमने तेरे को लिमिट दे रखी है। अगर हमने 50,000 तक की लिमिट दे रखी है, मतलब अगर तेरे बैंक में अकाउंट में भी बैलेंस नहीं है तो तू 50,000 तक एक्स्ट्रा निकाल सकता है, तेरा चेक हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, और तू वो अमाउंट जो है वो रिफंड हमें कर दी हो, तो एक तरीके से लोन ही हो गया ये। तो ये एडवांस होता है। उसके बाद एजेंसी फंक्शंस कितने सारे परफॉर्म करता है। एजेंसी फंक्शन में आगे जैसे सेलिंग एंड बाइंग सिक्योरिटीज़, आप जाओ बैंक्स में वहाँ लिखा होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए बॉन्ड्स खरीदना, म्यूचुअल फंड, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स आप ऑनलाइन करते हो तो बैंक ही आपके ब्याह पे
फंड ट्रांसफर करता है, कलेक्शन ऑफ पेमेंट, अगर किसी पेमेंट कलेक्ट करनी है, डिविडेंड कलेक्शन एक्सेट्रा, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप बैंक्स में जाकर फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी, भैया इसमें इन्वेस्ट करो आपका इनकम टैक्स बचेगा, ट्रस्टी एग्जीक्यूटर विल्स भी आप उनके पास डिपॉजिट करा सकते हो, लेटर ऑफ रेफरेंस होता है एक, जिसमें आप अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको लेटर ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है, जो आपका बैंक दे देता है कि हाँ भाई ये बंदा जो है गुड क्रेडिबिलिटी का है, पैसे क्लियर कर देगा, तो ये लेटर ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये एजेंसी फंक्शन हो गए। उसके अलावा जनरल यूटिलिटी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटी होता है, ट्रेवलर चेक होता है। ट्रेवलर चेक क्या होता है, अगर सपोज करो आप लोग घूमने जा रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हो, तो वहाँ पर आप बंदा 1,00,000 2,00,000 3,00,000 इतना तो लेकर जाता ही है, तो ऐसे में यार इतना पैसा कहाँ लेकर चलेगा बंदा, तो ऐसे में वो बैंक के पास जाकर ना बोल सकता है मुझे यार इतनी डिनोमिनेशन के ट्रेवलर चेक इशू कर दो, मतलब आपके नाम के प्रॉपर चेक हो जाएंगे, आपको इतना पैसा पहले बैंक में जाके जमा कराना पड़ेगा। अगर 2 लाख के बोलोगे, आप बोलोगे मुझे 50-50 हज़ार के 4 ट्रेवलर चेक इशू कर दो, तो वो क्या करेगा, वो स्पेशली आपके नाम का वो 50-50 हज़ार का 50 हज़ार का कोई डिनोमिनेशन का कोई नोट तो आता नहीं, लेकिन वो चेक इशू कर देंगे जो इक्विवेलेंट टू करेंसी नोट ही होते हैं, जो कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, कोई मना नहीं करता, तो ये ट्रेवलर चेक होते हैं। बट जब से प्लास्टिक मनी आया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट्स, तो तब से ट्रेवलर चेक्स की अब इतनी वैल्यू नहीं रह गई है। उसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट, जैसे मैं लेटर ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा था, वही लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। ठीक है, लेटर ऑफ रेफरेंस में तो बस एक वो नाम दे देते हैं, जो मैंने डेफिनेशन लेटर ऑफ रेफरेंस की बताई थी वो टेक्निकली लेटर ऑफ क्रेडिट की होती है। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में वही होता है कि जब आपको इंपोर्ट करवाना है तो सामने वाला दूसरी कंट्री में रहता, तो उसको कैसे पता चलेगा मैं बंदा सही हूँ, मैं पेमेंट करूँगा कि नहीं करूँगा, तो मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँगा भाई मेरी क्रेडिबिलिटी का एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना दो, आप गारंटी दे दो, ठीक है, ताकि सामने वाले को एश्योरेंस हो जाए कि हाँ भाई कई पैसे नहीं जाएंगे। उसके अलावा अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़, अगर किसी कंपनी को सिक्योरिटीज़ बेचनी है अपनी, तो अंडर राइटिंग मतलब इनके थ्रू भी बिकवा सकता है अपनी, कलेक्शन ऑफ चैट्स, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन इसके पास रहती है एक्सेट्रा। तो ये होते हैं जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो ये आपके कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और हमारे एडू कैप्टन पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी फंक्शन जस्ट लाइक कमर्शियल बैंक्स मिलते हैं, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एग्जाम स्पेसिफिक एआई एज वेल एज टॉपिक एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट, मेंटरशिप, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जस्ट लाइक बैंक्स। तो अगर आप बैंक्स का फैसिलिटीज उठा रहे हो तो इनका भी तो उठा के देखो मेरी जान, नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, कुछ भी इंक्वायरी करनी है आप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ में 5 डेज मनी बैक गारंटी तो चल ही रहा है भैया, सोने पे सुहागा। ठीक है, और उसके अलावा रिजल्ट तो मतलब चेरी ऑन द टॉप हो गया ये वाला सीन। ठीक है, तो AIR1 CUET 2022, IPMAT 13, 24, 37, 2022, टॉप कॉलेजेस में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, 2023 में अभी तक 20+ SRCC में हो गए हैं, स्टिल काउंटिंग, 10 एंड उससे ऊपर शहीद सुखदेव में हो गए हैं, स्टिल काउंटिंग। तो फिंगर्स क्रॉस, हम बस मेहनत कर रहे हैं, बाकी बच्चा और भगवान ये दो के हाथ में होता है। ठीक है जी, तो अब इस क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं, क्योंकि सेंट्रल बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता वीडियो इतनी लेंथी हो जाए कि बच्चा जो है वो इंटरेस्ट अपना खो दे, तो ये हम आने वाली क्लासेस में करेंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के डिफरेंस भी हम आने वाली क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो यार सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड लीव अ कमेंट। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।